14 साल के माविया ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उसका स्कूल की दीवार पे लिखा हुआ एक जुमला, नेक्स्ट इट्स योर टर्न डॉक्टर, 4 लाख लोगों की जिंदगियां ले जाएगा और जन्म देगा इस सदी की सबसे कॉम्प्लेक्स सिविल वॉर को, जिसमें उसका मुल्क खंडर का ढेर बन जाएगा। मस्जिद में बनाए गए हॉस्पिटल पे भी अटैक किया जाएगा और तमाम डॉक्टर्स और मरीजों को मौत की नींद सुला दिया जाएगा। सीरियन गवर्नमेंट केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करेगी और दुनिया भर की वर्ल्ड पावर्स और ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाए। बाद रोल आता है ISI का, नाम तो सुना होगा, लेकिन ये वो ISI नहीं। अगर ये वो ISI होती जिसका नाम आपने सुना है तो आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते। रेडियो पाकिस्तान दमस्कस सुन रहे हो। ये है ISI इराक की। 1970 में बशर उल असद के वालिद हाफिजुल असद, जो सीरियन एयर फोर्स में कमांडर थे और सीरियन आर्मी में उनका एक बहुत ही मजबूत मकान था, हुकूमत का तख्ता पलट देते हैं और ख़ुद को बना देते हैं सीरिया का प्रेसिडेंट। अब वो शिया सेक्ट से बिलोंग करते हैं, जबकि सीरिया की 75% आबादी सुन्नी होती है। हाफिज असद एक बहुत ही शातिर और तेज़ आदमी थे। उनको मालूम था कि सुन्नी पॉपुलेशन किसी भी वक्त इक़्तिदार पे काबिज हो सकती है, तो इससे निपटने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी फोर्सेस का और अपनी इंटेलिजेंस का और तमाम सुन्नी पार्टीज़ को जो इक़्तिदार में आ सकती थी दबाकर ख़त्म कर दिया। दिन आ जाता है 2000 का, हाफिजुल असद की डेथ होती है और उनके 36 साला बेटा, जो कानून में फ़ौरन तब्दीली के बाद सीरिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, बशर उल असद। ये इंग्लैंड से डॉक्टरी की तालीम लेके आए हुए हैं और उनको सीरिया में डॉक्टर के नाम से पुकारा जाता है। अब दिन आ जाता है 2011 का। 26 फरवरी को दारा के एक स्कूल में 14 साला नौजवान जिसका नाम माविया होता है, स्कूल की दीवार पे लिखता है इट्स योर टर्न डॉक्टर, क्योंकि उस वक्त अरब स्प्रिंग अपने अरूज पे होती है और लिबिया, इजिप्ट और दूसरे मुल्कों में वहाँ के जो डिक्टेटर्स थे उनको हटाकर तब्दीली लाई जाती है और ये चीज़ें मीडिया के थ्रू हर जगह पहुंच रही होती है। तो माविया लिख देता है दीवार पे नेक्स्ट इट्स योर टर्न डॉक्टर और ये तस्वीर हो जाती है सोशल मीडिया के थ्रू तमाम इलाके में वायरल। और तब एक्टिव होती है सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस और वो ढूंढते ढूंढते स्कूल उस क्लास के 15 बच्चों को उठा लेते हैं। जब 15 बच्चों को उठाकर टॉर्चर करते हैं तो इनके घर वाले जो हैं वो एक प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को छोड़ा जाए, लेकिन पुलिस उन बच्चों को छोड़ नहीं रही होती। प्रोटेस्ट बढ़ता जाता है और प्रोटेस्ट और जब सिटीज़ में दाखिल होता है तो इसको देखकर सीरियन गवर्नमेंट उन बच्चों को छोड़ देती है। जब बच्चों की हालत उसके माँ बाप और लोग देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बच्चों के साथ ऐसा भयानक टॉर्चर किया गया कि वो अधमुए रह गए, उनके नाखून तक खींच लिए गए, उन्हें उल्टा लटकाया गया, उनके जिस्म पे तमाम निशान थे। ये सब कुछ देख के सीरिया की सुन्नी पॉपुलेशन बहुत ही गुस्से में आ जाती है और काफ़ी सारे एरियाज़ में, सिटीज़ में एहतजाज होता है और इस दफ़ा जो एहतजाज होता है वो पीसफुल नहीं होता, ये वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं। और इस वायलेंट प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सीरियन गवर्नमेंट अपनी आर्म फोर्सेस, हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स उतारती है सड़कों पे और फायर का ऑर्डर देती है। इस फायरिंग में कुछ लोग शहीद हो जाते हैं। शहीद होने वालों का सुनकर एक बार फिर वायलेंट प्रोटेस्ट होता है और हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि सीरियन गवर्नमेंट के हाथ से हालात निकल जाती हैं और लगभग 15 से 20 सिटीज़ में सीरिया में सुन्नी पॉपुलेशन की तरफ से प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। अब सुन्नियों ने ये भांप लिया था कि बशर उल असद एक शिया लीडर है और वो सुन्नी पॉपुलेशन को कभी उनके राइट्स नहीं देगा। प्रोटेस्ट में ज़ख्मी होने वालों के इलाज के लिए वहाँ पे एक मशहूर अल उमारी मस्जिद में वहाँ के लोकल सीरियन डॉक्टर्स एक मेडिकल कैंप का इंतज़ाम करते हैं जिसमें ज़ख्मियों का इलाज और फर्स्ट एड दी जाती है।
जब सीरियन फोर्सेस को इसका पता चलता है तो वो मस्जिद को भी नहीं छोड़ते और मस्जिद पे अटैक कर देते हैं और वहाँ पे मौजूद तमाम डॉक्टर्स और पेशेंट्स को ख़त्म कर दिया जाता है। ये सब होता देख सीरिया फोर्सेस में मौजूद सुन्नी पॉपुलेशन, जो सुन्नी आर्मी मैन हैं, जो कमांडर्स हैं, वो बगावत कर देते हैं और इस बगावत के नतीजे में बनती है फ्री सीरियन आर्मी। रियाद उल असद नामी एक कमांडर की सरबराही में बनती है फ्री सीरियन आर्मी, जिसमें तमाम सुन्नी पॉपुलेशन को ट्रेन किया जाता है छोटे छोटे यूनिट्स में बना के सीरियन फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए। और इसके बाद रोल आता है ISI का। नाम तो सुना होगा, लेकिन ये वो ISI नहीं। अगर ये वो ISI होती जिसका नाम आपने सुना है तो आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते, रेडियो पाकिस्तान दमस्कस सुन रहे होते। ये है ISI इराक की, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, जो एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है और इराक की गवर्नमेंट के खिलाफ जिद्दोजहद करती है। वो देखते हैं एक मौका एंटर होने का सीरिया की वॉर में और वो जाके स्टार्ट कर देते हैं मदद फ्री सीरियन आर्मी की। और देखते देखते फ्री सीरियन आर्मी की तादाद 1 लाख फाइटर से बढ़ जाती है। बाद में ISI इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक का नाम तब्दील करके ISI एंड S रख दिया जाता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अब जब मुश्किलात बढ़ने लगती हैं दमस्कस में बशर उल असद के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट में मौजूद कुर्दिश पॉपुलेशन, जो पहले ही वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खुद को समझ रही थी कि उनको एक मुल्क नहीं मिला और उनको बांट दिया गया टर्की और सीरिया के दरमियान, और उनके पास कोई अपना मुल्क नहीं है, बीच में एक बॉर्डर है और वो दोनों मुल्कों में माइनॉरिटी बन के रह गए। वो भी अपने इलाकों पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं और मुश्किलात बढ़ती जाती हैं असद रजीम के लिए, क्योंकि एक तरफ फ्री सीरियन आर्मी, दूसरी तरफ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, तीसरी तरफ कुर्दिश फोर्सेस के अटैक शुरू हो जाते हैं। अब इस सब को देखकर सुन्नी मुल्क जो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं वो सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं फ्री सीरियन आर्मी की। और इसी तरह से ये चेस बोर्ड, जो जियोपॉलिटिक्स का चेस बोर्ड होता है, वो सजना शुरू कर देता है। एक के बाद एक जो पावर है वो एंटर होना शुरू कर देती है और बैटल ग्राउंड बन जाता है सीरिया। अब फ्री सीरियन आर्मी, ISI इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, कुर्दिश फोर्सेस टर्किश बॉर्डर के साथ और सीरियन फोर्सेस, ये 4 प्लेयर्स एक दूसरे पे हमले शुरू कर देते हैं और इन हमलों में इलाकों पे कब्जा करना और छुड़ाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसमें लाखों लोग अपनी जान दे बैठते हैं। इस सब को देखकर मिडिल ईस्ट के सुन्नी मुल्क, जिसमें सऊदी अरेबिया और मुल्क भी शामिल हैं, वो फ्री सीरियन आर्मी को पैसा देना शुरू कर देते हैं और उनकी मदद स्टार्ट कर देते हैं। ईरान, जो कि एक शिया मुल्क है और वो चाहता था कि बशर उल असद की हुकूमत सीरिया पे रहे, ये उनके इंटरेस्ट में था, वो सुन्नी मुल्कों को देखकर कि वो फ्री सीरियन आर्मी की सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर देते हैं बशर उल असद को, माली और फौजी इमदाद स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें रोल जनरल कासिम सुलेमानी का बहुत ज़्यादा आता है। इसके साथ साथ टर्किश फोर्सेस अटैक कर देती हैं कुर्दिश पे, जो लड़ रहे होते हैं सीरियन आर्मी की तरफ, क्योंकि टर्की को डर है अगर यहाँ पे कुर्द ज़्यादा मजबूत हो गए और कुर्दिस्तान बनाने की जो मूवमेंट है वो मोमेंटम पकड़ गई तो उसके असरात बॉर्डर के उस पार टर्की पे भी आ सकते हैं। तो अब ये सब होता देख बशर उल असद राब्ता करते हैं रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से, जिनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और जंग में दाखिल होती हैं रशियन फोर्सेस और स्टार्ट कर देती हैं अपने एयर स्ट्राइक्स, क्योंकि रशिया के नेशनल इंटरेस्ट में है कि बशर उल असद सीरिया के प्रेसिडेंट रहे। जब रशिया एंटर होता है सीरिया की वॉर में तो वहाँ पे एक्टिव होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि जाहिर सी बात है एक वर्ल्ड पावर आएगा तो दूसरा वर्ल्ड पावर भी वहाँ पे आएगा, और CIA स्टार्ट कर देती है मदद फ्री सीरियन आर्मी की। और ये मदद इतनी बढ़ती जाती है कि 12 जुलाई 2012 के दिन फ्री सीरियन आर्मी दमस्क में एक धमाका करती है और उसमें वो उड़ा देते हैं सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर को। 18 जुलाई 2012 डिफेंस मिनिस्टर के मारे जाने के बाद
सीरियन फोर्सेस केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करती हैं। अल घाटो दमस्कस का एक इलाका है जहाँ पे बेशतर सुन्नी पॉपुलेशन है, उसमें जहाँ पे बॉर्डर के उस पार से हथियार आए जाते हैं और वहाँ से पूरे सीरिया में फैलाए जाते हैं। यहाँ पे केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल होता है और पूरे इलाके को मौत की नींद सुला दिया जाता है, जिसमें बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, मरीज सब के सब मारे जाते हैं। इसके बाद जाता है ये मामला मुख्तलिफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस उठाती हैं बशर अल असद के ख़िलाफ़ और ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये मामला जाता है और वहाँ पे रोल आता है रशिया का। रशिया की मदद से और उनके वीटो से लगभग अब तक 7 वीटो कर चुका है बशर अल असद को बचाने के लिए रशिया। उनके वीटो से बशर अल असद बच जाता है, लेकिन केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल के बाद प्रेसिडेंट ओबामा ऑर्डर देते हैं और अमेरिकन फोर्सेस ISIS को ख़त्म करने के लिए कुछ एयर स्ट्राइक्स करती हैं। इन एयर स्ट्राइक्स के बाद अमेरिका में इलेक्शन होता है और डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं प्रेसिडेंट, और वो अपनी सोच के मुताबिक वो समझते हैं कि सीरिया पे कब्ज़ा नहीं किया जा सकता और वहाँ बशर अल असद की हुकूमत रहेगी। और वो कहते हैं कि हम सीरिया को लिबिया की तरह नहीं बना सकते जिसमें एक मुल्क में कई हुकूमतें हों, इसलिए वो कहते हैं कि अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा। और अमेरिका के निकलने के बाद रशियन एयरफोर्स की कार्रवाई, उनकी बम्बार्डमेंट, जनरल कासिम सुलेमानी के फोर्सेस, उनके इंटेलिजेंस, सीरियन फोर्सेस और कुर्दिश लिबरेशन फोर्सेस को कुचलने के लिए टर्किश एयरफोर्स, ये सब मिलके जो सीरियन सिविल वॉर 2016 में एक पॉइंट पे जाके बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, खामोश हो जाती है। और अब तक सीरिया की तकरीबन आधी आबादी अपने शहरों को छोड़ के दूसरे मुल्कों में, मलेशिया में, टर्की में, थाईलैंड में, इस तरह के मुल्कों में काम करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। 2016 की बंद हुई सीरियन सिविल वॉर एक बार फिर जागी है 2024 में, और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बशर अल असद की हुकूमत अब कितने अरसे तक सीरिया में कामयाबी के साथ रह सकेगी, और क्या 20 जनवरी को एक बार फिर आकर डोनाल्ड ट्रंप ऑक्सीजन फराहम करेंगे बशर अल असद और रशिया के लिए कि नहीं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा।